हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी स्पर्श का तीसरा पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि लेखक शरद जोशी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने ऐसे व्यक्तियों की व्यंग्यात्मक ढंग से खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका ज्यादा समय तक टिके रहना मेजबान के लिए तकलीफ देह ही क्यों न हो। प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक अतिथि सत्कार से ऊबकर उसे अपने मन की भावना से संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक कहते हैं कि अतिथि तुम्हें देखते ही मेरा बटुआ कांप गया था, फिर भी हमने मुस्कुराहट के साथ तुम्हारा स्वागत किया था। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर में बदल दिया था। सोचा था कि तुम दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में बसाकर एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो। उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें जाने का संकेत देता रहा हूँ। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक कहते हैं कि तीसरे दिन तो तुमने कपड़े धुलवाने की फरमाइश कर दी। पत्नी ने सुना तो वह भी आंखें ततेरने लगी। जब चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए तो फिर भी तुम डटे रहे। अतिथि तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त होने लगी है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब नजर नहीं आते। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं। दोनों खुद में मग्न होकर पढ़ रहे हैं। आपसी सौहार्द समाप्ति के कगार पर है। सत्कार की उष्मा समाप्त हो चुकी है। अब भोजन में खिचड़ी बनने लगी है। लेखक कहते हैं कि घर को स्वीट होम कहा गया है, परंतु तुम्हारे होने से घर का स्वीटनेस खत्म हो गया है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे मजबूरन गेट आउट कहना पड़ेगा। माना कि तुम देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। मनुष्य और देवता अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। उप, तुम कब जाओगे अतिथि। तो बच्चों, ये था यहाँ पर तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का सारांश, जो कि हमने आपको पढ़कर सुनाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको ये पाठ अच्छे से याद भी हो जाए। इसके बाद आइए आगे देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। क्या लिखेंगे उत्तर में। आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा, जानते हैं आप कितने दिनों से रह रहा था। उत्तर में आप लिख सकते हैं अतिथि लेखक के घर 4 दिनों से रह रहा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। तो जानते हैं आप किस तरह से फड़फड़ा रही हैं। नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं, उत्तर में देख लेते हैं। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। तो कैसे किया था बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं पति पत्नी ने मेहमान का सादर नमस्ते एवं आत्मीय भाव के साथ स्वागत किया। अतिथि के सम्मान में रात के भोजन को डिनर की गरिमा प्रदान की गई। 2 सब्जियों के अतिरिक्त रायते तथा मीठे की भी व्यवस्था अतिथि के लिए की गई थी। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। तो जानते हैं आप, नहीं जानते, उत्तर में आप लिख सकते हैं दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। आई बात समझ में।
इसके बाद पांचवा प्रश्न है बच्चों, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तो क्या कहा बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। ठीक है। फिर है आपके लिए छठा प्रश्न, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? तो क्या हुआ बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लंच डिनर की जगह खिचड़ी बनने लगी, खाने में सादगी आ गई और अब भी अतिथि नहीं जाता तो उपवास तक रखना पड़ सकता है। ठहाकों के गुब्बारों की जगह एक चुप्पी हो गई, सौहार्द अब धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगा। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं आपके लिए लिखित प्रश्न। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपके लिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कितने शब्दों में बच्चों? 25 से 30 शब्दों में। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? तो जानते हैं आप कैसी विदाई करना चाहता था? उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं। उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे, परंतु उनकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर कुछ कथन है आपके लिए, आपको उनकी व्याख्या करनी है। सबसे पहले कह देखें, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। ठीक है। तो इस कथन की आप व्याख्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, जब लेखक ने अनचाहे अतिथि को आते देखा तो उसे महसूस हुआ कि खर्च बढ़ जाएगा। इसी को बटुआ कांपना कहते हैं। शहरों में किसी मेहमान का आना मासिक बजट पर दबाव डालता है, अतः मेहमान के आने से लेखक को महसूस होने लगा कि उस पर आर्थिक दबाव बढ़ने वाला है, अतः वह घबरा गया। ठीक है। फिर आपके लिए यहाँ पर ख, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे आप इस कथन की व्याख्या? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे, अतिथि जब आता है तो देवता जैसा प्रतीत होता है। अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल्य नगण्य हो जाता है। आने के एक दिन बाद वह सामान्य हो जाता है, अर्थात इतना बुरा भी नहीं लगता, इसलिए इसे मानव रूप में कहा है। और ज्यादा दिन रह जाए तो राक्षस जैसा प्रतीत होता है, अर्थात बुरा लगने लगता है। ऐसे आतिथ्य का कोई सम्मान नहीं होता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला कथन है आपके लिए गए, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? इसकी व्याख्या लिख सकते हैं, हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहता है, अपने घर को स्वीट होम बनाए रखना चाहता है, परंतु अनचाहा अतिथि आकर उसकी इस मिठास को खत्म कर देता है। असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनका आचरण दूसरों के जीवन को उथल पुथल कर देता है या दूसरों के घर की सरसता कम करने का कारण बन जाते हैं। लेखक इसी दबाव में कहता है कि किसी को अधिकार नहीं है कि वह किसी परिवार के खुशनुमा वातावरण को हानि पहुंचाए। ठीक है। फिर है आपके लिए अगला कथन घ, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो इसकी क्या व्याख्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, अतिथि यदि 1-2 दिन ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु अधिक ठहरे तो वह देवत्व को खोकर राक्षसत्व का बोध कराने लगता है। अतिथि 4 दिन से लेखक के घर रह रहा था, कल 5वां दिन हो जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेगा और अतिथि सत्कार भूलकर कुछ गलत न बोल दे। लेखक सोचता है कि यदि अतिथि 5वें दिन भी उसके यहाँ रुका तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह अपनी आतिथ्य मर्यादा भूल जाएगा। ठीक है। अगला है बच्चों यहाँ पर फिर है गए और कथन है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो क्या लिखेंगे आप इस कथन की व्याख्या? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, यदि अतिथि को देवता माना जाए तो वह मनुष्य के साथ ज्यादा नहीं रह सकता, दोनों को सामान्य मनुष्य बनना पड़ेगा। देवता की पूजा की जाती है, देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं, क्योंकि देवता यदि अधिक समय तक ठहरे तो उसका देवत्व समाप्त हो जाएगा एवं एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खो देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने सारे कथनों की व्याख्या लिख सकते हैं। इसके बाद आपके लिए प्रश्न यहाँ पर ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर कितने शब्द? कम से कम 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है बच्चों, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार हो गया। यदि वह अपने अतिथि होने की गरिमा भुला दे तो वह राक्षस के समान हो जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों आप इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति का आशय है संबंधों में परिवर्तन आ जाना। जो संबंध आत्मीयता पूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर अतिथि आया था तो उसके संबंध सौहार्द पूर्ण थे। उसने उसका स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया था। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति के बाद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा दिखाया। लेकिन अतिथि 4-5 दिन रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसी कारण आज का दौर संबंधों के संक्रमण का दौर है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? तो आपने पाठ में पढ़ा होगा क्या क्या परिवर्तन आए बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आपके लिए शुरू हो जाते हैं यहाँ पर भाषा अध्ययन के प्रश्न। और इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्याय लिखिए। और शब्द हैं चांद, जिक्र, आघात, ऊष्मा, अंतरंग। ठीक है, तो आपने इन सब के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, वैसे तो पर्यायवाची शब्द आपको आते होंगे। उत्तर में आप लिख सकते हैं, जैसे चांद का लिखेंगे आप राकेश, शशि। ठीक है, इसी प्रकार से जिक्र का पर्यायवाची लिखेंगे आप उल्लेखित और वर्णन। ठीक है, आघात का पर्यायवाची लिखेंगे हमला, चोट। ठीक है, ऊष्मा का पर्यायवाची लिख सकते हैं गर्मी, ताप। ठीक है, इसी प्रकार से अंतरंग का पर्यायवाची लिख सकते हैं आप घनिष्ठ और आंतरिक। ठीक है, और आपके ये पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए पहला वाक्य है, कह है हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। इसको आपने नकारात्मक वाक्य में बदलना है। ठीक है, उसके बाद ख है यहाँ पर, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे। तो इसको आपने किस में बदलना है? प्रश्नवाचक वाक्य में। ठीक है, और ग है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। इसे आपने भविष्यत काल में बदलना है। ठीक है, और घ है यहाँ पर, इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची में आपको बदलना है। इसी प्रकार से अगला है, कब तक टिकेंगे ये? तो इसको आपने नकारात्मक में बदलना है। कैसे बदलेंगे आइए उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले कह का देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। तो ये आपका बदल गया नकारात्मक वाक्य में। इसके बाद अगला है बच्चों ख, किसी लॉन्ड्री पर देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे? तो ये क्या बन गया आपका? प्रश्नवाचक वाक्य बन गया ना। इसके बाद अगला है ग, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप घ लिखेंगे, इनके कपड़े किस जगह देने हैं। और फिर अगले का लिखेंगे, क्या इनके टिकने की सीमा समाप्त नहीं होगी? ठीक है, और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और समझना है। तो यहाँ पर क्या है आपके लिए, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। ठीक है, आप इस पर ध्यान दें। अगला एक है, तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। ठीक है, अगला है फिर गए,
आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे। यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है, समझना है। इसके बाद घ है, शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलबटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तो आपने केवल इन पे ध्यान देना है और इन्हें समझना है। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य संरचना में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी आपको केवल ध्यान देना है। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ख है, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तो यहाँ पर तुम शब्द पे आपको ध्यान देना है, तुम्हें, तुम। ठीक है। और ग है, तुम्हारे। ठीक है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी। इसी प्रकार से अगला है घ है, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। ठीक है। अगला है, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं पर तुम जा नहीं रहे। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर सारे वाक्य हो गए बच्चों। इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारी के लिए इन्हें याद भी कर लें। और हर रोज इसी प्रकार हिंदी स्पर्श के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।